बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करेंगे पेपर बी का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट करने लगे हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम डिस्कस करते हैं बेसिकली हमारे पास द मैन क्रिएटेड इन्वायरमेंट, जिसके अंदर इंसान ने अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी थी ये सारी की सारी नेचर की तरफ से थी, खुदा की तरफ से थी, गॉड गिफ्टेड थी। उठाने करंट से इंसान नहीं चलाते हैं, टायर से इंसान नहीं चलाते हैं, हवाएं इंसान नहीं चलाते हैं, बारिशें इंसान नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें नेचर करती है। अब जो डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें वो होंगी जो हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो मैन मेड जो इन्वायरमेंट है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, जो मैन क्रिएटेड इन्वायरमेंट है, अब हम उसकी बात करेंगे। उसके अंदर सबसे पहली बात हमारे पास है जो मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। It has been a very historic debate between the geographers, the sociologists, the geographers, ठीक है, कि ये कि इंसान और इन्वायरमेंट ये दोनों मिल के चलते हैं। तो क्या किसके मुताबिक ये था कि हमारे पास इन्वायरमेंट मास्टर है, किसने कहा कि नहीं मैन मास्टर है, ठीक है ना। तो किसने कहा कि इन्वायरमेंट को डिक्टेट करता है और मैनकाइंड को फॉलो करना पड़ता है, किसने कहा कि नहीं अब इंसान जो है ना उसने ऐसी मॉडर्न डेवलपमेंट्स कर ली हैं, इनोवेशंस आ गई हैं जिसकी वजह से इंसान जो है अब वो अपनी मर्जी के मुताबिक इन्वायरमेंट को मोल्ड कर रहे हैं। तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इसके हवाले से जो कि मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। पहला हमारे पास जो थ्योरी है वो इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म की थ्योरी है, इसको इन्वायरमेंटलिज्म भी कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म। सेकंड हमारे पास थ्योरी पॉसिबिलिज्म की है। थर्ड हमारे पास थ्योरी कल्चरल डिटरमिनिज्म की है। इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म को हम इन्वायरमेंटलिज्म भी कहते हैं। पहले हम इसकी बात करेंगे। इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म के जो स्कॉलर्स हैं इनका ये कहना है कि इन्वायरमेंट इज मास्टर व्हाइल मैन इज स्लेव। इन्वायरमेंट बेसिकली डिक्टेट करता है और इंसान को उन डिक्टेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इनके मुताबिक ये कि आज के इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन उसके बावजूद स्टिल इंसान को इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करनी है तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। अगर आपने इनहेल करना है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत है जो तो आपको नेचर दे रही है। अगर आपके पास क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है तो इंसुलेशन आपको नेचर दे रही है, ठीक है। इंसान कोई भी ऐसी मतलब कि हमारे पास हर हवाले के साथ आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इट प्लेज अ वाइटल रोल। ये कहते हैं कि आपके कलर के आपके स्किन कलर, आपकी लैंग्वेज, आपका कल्चर, आपका रिलीजन, आपके मोड्स ऑफ अर्निंग, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ, आपकी नेशनल आपकी जो सिक्योरिटी या डिफेंस टेरिटोरियल जो सिक्योरिटी है वो, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका मोड्स ऑफ द गवर्नमेंट, हर एक चीज को आपका इन्वायरमेंट जो है वो डिक्टेट करता है। फूड हैबिट्स वो है कि जहाँ पर हमारे पास वेजिटेशन ज़्यादा वहाँ पर वो वेजिटेरियंस होंगे, जहाँ पर मीट ज़्यादा वहाँ पर वो मीट ईटर होंगे, ठीक है ना। सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान हैज बिकम द ग्रेट यार्ड ऑफ द ग्रेट एम्पायर्स, ठीक है ना। अलेक्जेंडर से लेके यूएसए तक, ठीक है ना। 3 जंगें हुई हमारे पास, एंग्लो अफगान वॉर्स, तीनों के अंदर इंग्लैंड वाले ब्रिटिश एम्पायर अफगानिस्तान को कम कर सकी। सोवियत इन्वेजन हुई, यूएसएसआर में इंटीग्रेट हो गया लेकिन वो अफगानिस्तान को कम कर सका। यूएसए जो वर्ल्ड की सुपर पावर था बल्कि वर्ल्ड की हाइपर पावर था, ठीक है ना, उसने वहां जाके हमारे पास लॉन्गेस्ट वॉर लड़ी, वॉर ऑन टेरर, लेकिन एंड ऑफ द डे उसको विड्रॉ करना पड़ा। तो बेसिकली क्यों ऐसा था? बिकॉज ऑफ द टफ रिलीफ ऑफ द अफगानिस्तान, दैट वाज द ग्रेटेस्ट बेसिकली उनका एक डिफेंस जोन था, ठीक है। इवन जब नेपोलियन ने मॉस्को के ऊपर अटैक किया तो दे वर वेटिंग कि हमारे पास, जब हिटलर ने रशिया के ऊपर अटैक किया तो दे वर वेटिंग फॉर द विंटर सीजन। जब विंटर आया तो देन नेपोलियन की आर्मी, फ्रांस की आर्मी रशियन कैंपेन में शिकस्त होती है और उसके बाद नेपोलियन का डाउनफॉल होता है। तो जो वो रशियंस के जो पीपल थे वो कहा करते थे द जनरल विंटर इज आवर ग्रेटेस्ट वॉरियर। तो इट मीन्स कि हमारे पास वो ये कहते हैं कि आपके सीजन्स जो है, आपकी फिजियोग्राफी जो है, आपकी टोपोग्राफी जो है,
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और ये इंसान के एटीट्यूड पे, इंसान के बिहेवियर पे, इंसान के मोड्स ऑफ अर्निंग पे। अगर एक बंदा पहाड़ों में रह रहा है, अब पहाड़ों में रहने वाला बंदा आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पर एग्रीकल्चर करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर उसको इन्वायरमेंट, उसको सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा कि वहाँ पर एग्रीकल्चर करे। देन डेफिनेटली ही विल गो फॉर माइनिंग। एक बंदा मैदानी इलाकों में रह रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो वहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर दे। Why? Because nature is not providing mining, so that's why he will use the, आपके पास जो है ना, हमारे पास जो क्रॉप प्रोडक्शन है या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इस्तेमाल करेगा। सो दैट्स लाइक बात करने का मकसद ये है, इन थ्योरिस्ट्स के मुताबिक बेसिकली आपकी हर चीज़, ठीक है ना, अरिस्टोटल की एक बड़ी है, अरिस्टोटल के मुताबिक कि हमारे पास जो पीपल ऑफ द इक्वेटोरियल बेल्ट्स है, जो मॉडरेट जो क्लाइमेट के जो लोग हैं, मॉडरेट क्लाइमेट के, वहाँ पर डेमोक्रेसी विल फ्लरिश। लेकिन जो हार्श क्लाइमेट के लोग हैं, इक्वेटर के या पोलर एरियाज के, वहाँ पर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वैल्यूज नहीं करेंगी, बल्कि बिकॉज द पीपल आर द वॉरियर बाय नेचर। उनकी जो टफ इन्वायरमेंट है वो बेसिकली उनको वॉरियर बना रहा है। सो दैट्स व्हाई उनको आप एक अग्रेसिव पावर की मदद से या आप उनको अपने सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर कंसेंसस डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ऐसे इब्न खल्दून कहता है कि हमारे पास द पीपल हु आर लिविंग इन द ओपन एरियाज, दे आर मोर बेसिकली, उनके अंदर विजडम ज़्यादा होती है, ठीक है ना, उनके अंदर करेज ज़्यादा होता है, वो ओपन हार्टेड होते हैं एज कंपेयर टू द पीपल हु आर लिविंग इन द नैरो एनवायरनमेंट्स, द पीपल हु आर लिविंग इन द cities and the congested environment, ठीक है। So basically the determinism, environmental determinism, the core concept is this: the environment dictates while the man is slave, and the man has to follow the dictations of the environment because the man is subordinate, because he can't escape from the environment. He will do only those things which the nature will provide, which the environment will provide. वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट था जिसके ग्रीक स्कॉलर्स ने, रोमन स्कॉलर्स ने और हमारे पास अरब स्कॉलर्स ने, ठीक है ना, इसको प्रमोट किया, ठीक है। इसके अंदर आपकी हर चीज आ जाती है। आपके ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट आपका डिपेंड करता है आपके डिफेंस को, आपके मूड से करने को, आपके हैबिट्स को एंड कस्टम्स को, आपके फूड कल्चर को, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ को, जैसे कि इसी सैंपल एलन कल्चर सैंपल, शी इज आल्सो मॉडर्न एनवायरमेंटल डिटरमिनिस्ट। वो ये कहती है कि पीपल हु आर लिविंग इन द माउंटेनियस एरियाज, दे हैव द, उनके थाई स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू पीपल हु आर लिविंग इन द प्लेन एरियाज, क्योंकि उनको पहाड़ों के ऊपर बहुत स्लो पर चढ़ के जाना पड़ता है, जबकि मैदानी इलाकों में जो लोग जो हैं वो बेसिकली आपके पास मतलब उनको प्लेन एरिया पे जाना पड़ता है, इसलिए उनके मतलब कि ना वो इतना ज़्यादा फैक्टर उनकी बॉडी में नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, मसल्स इतने स्ट्रांग होते हैं जितने के माउंटेनियस एरियाज के लोग होते हैं। आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका ह्यूमन बिहेवियर, आपकी विजडम, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, केवल आपका रिलीजन, आपके सेटलमेंट पैटर्न्स, घर बनाने के तरीके, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो, आपके घरों का डिज़ाइन, आपकी हर वो चीज़ को आपका इन्वायरमेंट जो है ना वो डिटरमिन करता है। फॉर एग्जाम्पल वो एरिया जहाँ पे इक्वेटोरियल बेल्ट्स है वहाँ पर ऊपर जो घर बनाने का तरीका कार और होगा एज कंपेयर टू द प्लेन एरियाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं, आपका पोलर एरियाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं। पहाड़ों में जाएंगे तो वहाँ पर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन और होगा, मैदानी इलाके में जाएंगे तो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस और होगा, ठीक है। तो आपके सेटलमेंट पैटर्न्स जो है वो केवल उनको भी, केवल आपका जो ड्रेस है, केवल आपका जो ड्रेस कल्चर है उसको भी, तो ये सारी चीज़ों को वो ये कहते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है ना, बेसिकली आपका जो इन्वायरमेंट है
बेसिकली वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। इनसे आप स्कैप नहीं कर सकते। ये सारी बेसिकली आपके मेन प्लॉट्स है इसके ना, ये सारे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 13 आपकी हेडिंग्स हैं जिनके ऊपर आपको इसको फोकस करना है कि इन सब चीज़ों को आपको एनवायरनमेंट को डिटरमाइन करता है। अच्छा, अब इसके जो मेजर प्रॉपर्टीज है इस चीज के, वो आपके पास जितने भी मतलब कि स्ट्रैपो था, अरिस्टोटल था, अरिस्टोथेन था, अल-बिरूनी, इब्न खल्दून, ठीक है ना, जितने भी मेजर हमारे पास जो रोमन्स, ग्रीक और अरब स्कॉलर्स हैं, वो सारे के सारे इस कंसेप्ट को प्रोपेगेट कर रहे थे। अब इसके ऊपर एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी है। एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म के ऊपर क्रिटिकल इवैल्यूएशन ये है कि ये बेसिकली फोकस करता है, ये कहता है कि आपका एनवायरनमेंट डिक्टेट करता है जबकि मैन स्लेव है। लेकिन हमने ये देखा कि इंसान ने अपने विजडम को इस्तेमाल करते हुए, इंसान ने अपने बेसिकली कॉम्पिटेंसी को, अपने इंटेलेक्चुअलिज्म को इस्तेमाल करते हुए इंसान ने क्या किया कि इंसान ने अपना इन्वायरमेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उसको उसने मोल्ड किया है, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक उसने स्टेबल किया है, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल इसका क्रिटिसिज्म ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंसान ने इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म वाले कहते हैं कि भाई माउंटेन्स के अंदर फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब इंसान ने वहाँ पर माउंटेन फार्मिंग स्टार्ट कर दी, अब इंसान ने वहाँ पर टेरेस फार्मिंग स्टार्ट कर दी। इन्होंने ये कहा कि ये जो ओशंस है, ये नेचुरल बैरियर्स हैं, इनको आप क्रॉस नहीं कर सकते, माउंटेन्स नेचुरल बैरियर्स हैं, इनको आप क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन आज के इंसान ने माउंटेन टनल्स बना दी, आज के इंसान ने समुद्र के ऊपर ब्रिजेस बना दी, आज के इंसान ने मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लेके आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एनवायरनमेंट का वो जो डिस्कर्जेंट जो एक रोल था टू कीप द पीपल अवे, उसको उन्होंने कम कर दिया। इंसान ने अपने सीजन्स को अपनी मर्जी, अपने एनवायरनमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंज किया। समर के अंदर आपके एसीज, आपके रेफ्रिजरेटर्स की वजह से अपने बाहर के टेम्परेचर से अपना रूम का टेम्परेचर आप कम कर लेते हैं। गर्मियों के अंदर आप अपने मतलब के ना हीटर्स की वजह से, ठीक है ना, आप क्या करते हैं कि आप अपने रूम टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से इंक्रीज कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई कि आपने इन चीज़ों को, इंसान ने अपने विजडम की वजह से इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है। सो दैट्स व्हाई कि आप जो है एनवायरनमेंट मास्टर नहीं है, बल्कि मैन जो है, इंसान जो है, उसने अपनी कैपेसिटी, अपनी विजडम्स, अपने इंटेलेक्चुअलिज्म की वजह से इंसान ने एनवायरनमेंट का जो इन्फ्लुएंस था उसको उसने कम कर दिया है। आगे आप इसको बताएंगे ये क्रिटिसिज्म हो गया, उसके बाद आप इसका अपना एनालिसिस बताएंगे। उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि आदो के इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, आदो के साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है, इनोवेशंस आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आ गया, लेकिन स्टिल मैन हैज टू डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट। किसकी वजह से? आपको फूड की वजह से, ठीक है ना, आपको अभी भी एनवायरनमेंट पर करना पड़ता है। इंसान एग्रीकल्चर में कितना मर्जी, इंडस्ट्री में कितना मर्जी ग्रो कर गया है, स्टिल हमको रॉ मटेरियल एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। स्टिल इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और ऑक्सीजन की आग की जरूरत है, जो कि हमको हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। सो दैट्स व्हाई कि हमारे पास के हमारे जो मॉडर्न ट्रेंड के अंदर हम ये कह सकते हैं आदो कि इंसान ने एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को कम किया है, लेकिन उसको 100% हम नलिफाई नहीं कर सकते, निगेट नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ एनवायरनमेंट एंड मैन both basically the go parallel with each other. So this was the first theory. Second हमारे पास possibilism की है. Now we will talk about the possibilism. The possibilism, this is the basic the counter perspective of the environmental determinism. ये जितने भी हम लोग बात हैं possibilism. अच्छा, अब ये जो environmental determinism ये old theory है. ये ग्रीक्स, रोमन्स उस वक्त की बातें की सारी, अब जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न थ्योरिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अब एनवायरनमेंट का रोल कम हो गया है। एनवायरनमेंट इसका की कॉन्सेप्ट ये है कि मैन सबऑर्डिनेट नहीं है एनवायरनमेंट का, बल्कि एनवायरनमेंट है वो जस्ट पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करता है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। इंसान अपने विजडम के मुताबिक, अपने इंटेलेक्चुअलिज्म के मुताबिक, अपनी स्किल्स और लर्निंग के लेवल के मुताबिक उन पॉसिबिलिटीज को वो इस्तेमाल करता है और एनवायरनमेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक वो मोल्ड कर देता है। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। इनके मुताबिक ये कि एनवायरनमेंट डिक्टेट नहीं करता, एनवायरनमेंट जस्ट पॉसिबिलिटीज देता है और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, ऑप्शंस देता है, और इंसान उन ऑप्शंस को अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने विजडम के मुताबिक उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करता है, कंज्यूम करता है और अपनी जरूरियात को वो पूरा करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके मेजर पोस्टुलेट्स क्या पॉसिबिलिज्म के? पहला पोस्टुलेट ये कहते हैं कि इंसान ने
अपनी विजडम को इस्तेमाल करते हुए मॉडर्न फार्मिंग स्टार्ट कर दी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, फूड सिक्योरिटी आ गया, इन्वायरमेंट का जो डिजास्टर इम्पैक्ट थे वो इंसान ने अपने मॉडर्न डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की वजह से उनको वो कम कर लिया। ठीक है, मॉडर्न मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आ गए, जिसकी वजह से जो नेचुरल बैरियर्स थे वो कम हो गए, माउंटेन फार्मिंग स्टार्ट हो गई, डेजर्ट फार्मिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है ना, माउंटेन के अंदर टनल्स बन गई, सीज को ब्रिज ओवर कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हमारे पास, ये कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी की वजह से इंसान ने सीजन्स को, ऑल्ट्रेशन को अपने मर्जी के मुताबिक मोल्ड कर लिया। इसकी वजह से जो उसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स थे सीजन के इंसान के ऊपर वो कम हो गए, नेचुरल का जो एनवायरमेंट डिजीज वगैरह के इम्पैक्ट्स है वो कम हो गए। ये सारे पॉसिबिलिटी के अंदर है। इसके अंदर आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इन पे अपने फोकस करना है। ठीक है, आपके पास मॉडर्न एग्रीकल्चर, माउंटेन फार्मिंग, सीजनल चेंजेस, होल्डिंग ऑफ सीजन्स, more productivity, reducing the impacts of disasters, better quality of life, etc. तो ये सारे हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। अब फॉर एग्जांपल कोई कहते हैं कि हमारे पास एनवायरनमेंट हमको ऑप्शंस देता है ना, अब जो बंदा पढ़ा लिखा है, ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें सबको इक्वल ऑप्शंस दिए हैं। लेकिन इंसान जो पढ़ा लिखा है, जिसके अंदर आपके पास जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, स्किल्ड है, जिसके अंदर आपके पास इंटेलेक्चुअली वाइज है, तो वो उन पॉसिबिलिटीज को बेटर वे के अंदर इस्तेमाल करता है, और बेटर वे के अंदर इस्तेमाल करते हुए इंसान क्या है कि उनसे अपनी मतलब है ना अपनी जरूरत को पूरा करता है। अब इसके जो हमारे पास मुख्तलिफ डील अप्लाइश रेटिज्म, ठीक है, मुख्तलिफ इसके जो थ्योरीज जो कि इसके प्रोपोनेंट्स हैं इस थ्योरी के, उनके हमारे पास फैबुलरिज का फादर का ख्याल समझ आता है। ठीक है ना, ब्रोन्स है, फैबुलर है, डील अप्लाइशी है। ठीक है ना, ये सारे बेसिकली इस थ्योरी के प्रोपोनेंट्स हैं। अब इसके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है? इस थ्योरी के ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि इंसान चाहे कितनी बड़ी तरक्की कर दे, लेकिन अभी भी उसको इन्वायरमेंट से वो स्कैप नहीं कर सकता, अभी भी उसको इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसान ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर ली, साइंस आई, ठीक है ना, हमारे पास मतलब मेरा मुख्तलिफ आपके पास जो इनोवेशन हुई, लेकिन स्टिल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और वो रॉ मटेरियल हमको नेचर प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इंसान ने मॉडर्न मीन्स की तरफ शुरू चला गया, मॉडर्न सीड्स भी आ गया है हमारे पास, मतलब मेरा ड्रिप इरिगेशन भी आ गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन भी आ गया। ठीक है, हमारे पास मैकेनाइज्ड फार्मिंग भी आ गई, लेकिन स्टिल इंसान को फसलें ग्रो करने के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स NPK और सॉइल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको नेचर प्रोवाइड करता है। इंसान ने चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ली है, लेकिन स्टिल इंसान ऑक्सीजन नहीं मिला सका, स्टिल इंसान हवा नहीं मिला सका, स्टिल इंसान पानी नहीं मिला सका। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमको नेचर प्रोवाइड करती है, इसकी वजह से हम इन चीजों से स्कैप नहीं कर सकते। अगेन इसका जो आपका एनालिसिस होना चाहिए वो अगेन यही हो कि मतलब अगर दोनों जो चीजें साथ बाय साथ चलती है, साइड बाय साइड चलती है, both man and environment basically cooperate with each other in order to beautify the natural environment in order to meet the demands of the fellow beings। ठीक है, तो कोई भी किसी को डिक्टेट नहीं करता, कोई भी किसी को सबऑर्डिनेट नहीं है, बल्कि both man as well as the environment both basically cooperate and they run parallel with each other in order to meet their demands। Okay, अब इसके ऊपर पर्सनलिज्म के ऊपर एक और बड़ा क्रिटिसिज्म है कि भाई इन्होंने फोकस किया आपकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे, इन्होंने फोकस किया आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर, जिसका नुकसान क्या हुआ कि इन्वायरमेंट का और ह्यूमन एक्शंस का जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास कंटामिनेशन हुई इन्वायरमेंट की, कैटास्ट्रॉफिक कंसीक्वेंसेस हुए, इसके अंदर हमारे पास एयर पोल्यूशन हुई, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुई, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, क्लाइमेट चेंज हुई। तो ये सारे इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो कांसेप्ट है वो कल्चरल डिटरमिनिज्म है। अरे कल्चरल डिटरमिनिज्म वाले ये कहते हैं आपका जो कल्चर जो है ना वो बेसिकली आपके ह्यूमन एक्शंस को डिटरमिन करता है। क्या करता है? हमारा जो कल्चर जो है ना
कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर, हमारे कस्टम्स, हमारी हैबिट्स, हमारे ट्रेडिशंस, ये जो 5-6 चीज़ें हैं ना, ये इंसान के बिहेवियर को मोल्ड करती हैं, ना कि आपका इन्वायरमेंट करता है। ये कहते हैं कि मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ मुल्क, मुख्तलिफ रीजन्स, जो कि which are basically the experiencing the similar type of the environment, but they are following the different food habits, they are following the different dressing styles, they are following the different basically इनका cultural values, ठीक है ना। सर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया की है। अब इवन इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर रहने वाले जो हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन है, दोनों का हर चीज़ एक दूसरे से अलग है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर मीट इंडस्ट्री प्रमोट नहीं हो सकती, रीजन बिकॉज द हिंदू रिलीजन डजंट अलाउ देम द काउ स्लॉटरिंग, ठीक है। उसके अलावा उनके जो रहन सहन का अंदाज जो है, उनके जो फूड हैबिट्स जो है वो एक दूसरे इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है ना। मुस्लिम ज़्यादा ईट मीटर्स, हिंदू वो है वो ईट को डिसअलाउ करते हैं, डिस्करेज करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपके फूड हैबिट्स, आपके थिंकिंग पैटर्न्स, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका सेटलमेंट पैटर्न्स, आपके ईच एंड एवरीथिंग को आपका जो कल्चर जो है बेसिकली ये डिटरमाइन करता है। तो दिस इज द थर्ड कांसेप्ट ऑफ द कल्चर डिटरमिनिज्म। सो दिस हमारे पास 3 मेजर कांसेप्ट्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं मैन और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप को। पहले हमने बात की एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म की, देन पॉसिबिलिज्म की, देन कल्चर डिटरमिनिज्म की। कल्चर डिटरमिनिज्म को इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आपको इसके की कांसेप्ट पता होना चाहिए। स्केल ऑफ द क्वेश्चन, अगर आपको कोई इनमें से एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म में सवाल आ जाए या पॉसिबिलिज्म में सवाल आ जाए, दोनों पे भी आ सकता है और किसी एक पे भी आ सकता है, तो इसके अंदर आपने ये चीज़ बतानी है। इसका पहले आप बताएंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, पहले आप बताएंगे इसका की कांसेप्ट क्या है, बेसिकली व्हाट इज द की कांसेप्ट ऑफ द एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। उसको आप अच्छे तरीके से के साथ 5-6 लाइन में एलाबोरेट करना है। उसके बाद बताएंगे इसके मेजर फीचर्स क्या है, वो बताएंगे। देन इसके मेजर प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं, थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं जिन्होंने इसको प्रमोट किया, वो बताएंगे। उसके बाद आप इसका बताएंगे इसका क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल एवल्यूशन क्या है, देन आपका पर्सनल एनालिसिस क्या है, आपके वैल्यू कंक्लूजन। सो और देन आप इसकी रेलेवेंस बताएंगे मॉडर्न टाइम्स में, इसकी भी और इसकी भी। तो रेलेवेंस आपने यही बतानी है कि जो मैंने आपको बताया कि स्टिल एनवायरनमेंट जो नेचर स्टिल रेलेवेंट है, हम इसको स्क्रैप नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप।